हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोड जो है SOCR 413। यहाँ बुक जो है एमए का विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम हर एक विचार पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे एनालाइज करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए जो है हमें चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी यहाँ पर कोड जो है आपका SOCR 413 और किताब जो है विकास का समाजशास्त्र, यानी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम यहाँ पर चैप्टर करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक बच्चों के लिए जो एमए में सोशियोलॉजी ले रखी हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आया है राजनीतिक आधुनिकीकरण की मुश्किलें, यानी प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमारे समक्ष यही आता है कि पुराने परंपराओं को ख़त्म करना, डूइंग अवे विद द ओल्ड ट्रेडिशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिकीकरण में पहली मुश्किल यह है कि लोग परंपरावादी होते हैं और उनके लिए पुराने परंपरा छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए पुराने परंपरा ख़त्म करना ज़रूरी होता है। लेकिन यह त्रिपान स्टडी सेंटर ये बात नहीं कहता है, हमें पुराने चीज़ों के साथ जो है आधुनिक परंपराओं को भी लेके चलने की ज़रूरत है, तभी भारत भारत कहलाएगा। क्योंकि पुराने चीज़ों में बहुत कुछ अच्छी बातें छुपी हुई होती हैं और ये ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी पुराने परंपराओं को ख़त्म करना ज़रूरी, क्योंकि बहुत सी ऐसी पुरानी परंपरा है जो हमारे देश को जो है दिमक की तरह खोखला कर रहा है। अगली बात करें सेकुलर विचार लोगों में भरने, यानी गिविंग टू द सेकुलर व्यू ऑफ द पीपल। दूसरी मुश्किल यह है कि लोग जात धर्म बिरादरी आदि में ज़्यादा फंसे होते हैं। भारत में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग जात धर्म बिरादरी आदि में फंसे हैं। सरकार को गलत किस्म की भावनाओं को दूर करके जो है सेकुलर विचार लोगों में भरने चाहिए, जिससे देश के लोग सांप्रदायिकता अंदर फंस रहते हैं, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पर कहूँ कि सरकार को ये समझाना चाहिए ये बहुत बड़ी गलत होगी, क्योंकि सरकार ही तो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाती है अपनी इलेक्शन में विजय हासिल करने के लिए, क्योंकि इससे उनको सहानुभूति जताने का मौका मिल जाता है। और यहाँ लिखा हो कि सरकार को गलत किस्म की भावनाओं को दूर करके सेकुलर विचार लोगों में भरना चाहिए, लेकिन वो तो भरने वाला काम तो कभी करते नहीं है, वो तो तोड़ने वाला काम करते हैं। आप न्यूज़ ही देख लिया कीजिए, कहीं कोई घटना घटता है ना तो सबके अपने विचारधारा होती है, कोई तसल्ली दे रहा होता है, कोई राजनीतिक पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो मेरा तो विचार यही है कि सांप्रदायिक दंगा फसाद का सबसे बड़ा जड़ जो है राजनीतिक कारक ही है, राजनीतिक में ही यही सब होती है। और दोस्त ऐसा अगर होता रहा तो जर्नल सी बात है, वह देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है लोगों को तेज़ी से आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करना। ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि जैसा परिवर्तन देखने को मिलता है तो लोगों में भी परिवर्तन होना चाहिए।
यानी प्रिपेयरिंग ऑफ पीपल फॉर स्पीडली चेंजेस। तीसरी मुश्किल यह है कि आधुनिक के अधीन कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं और यह आते भी बहुत तेज़ी से हैं और लोगों को इनके अनुकूल ढलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह विरोधी करते हैं और इस विरोध को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो लोगों में आने वाले परिवर्तन के लिए पहले ही तैयार करना ये शुभ विचार है। अगली पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, लोग विचारधारा का विरोध करते हैं। जनरल सी बात है, लोग विचारधाराओं का विरोध करते हैं। जो अच्छी बातें होते हैं उनका कोई अनुसरण नहीं करता। पीपल आर द अगेंस्ट अडॉप्टेड आइडियोलॉजी। चौथी मुश्किल यह है कि कई बार लोगों को राजनीतिक नेता द्वारा पेश की गई विचारधारा के साथ ही मतभेद भी होता है। जनरल सी बात है, जब मतभेद वाली बातें की जाएगी तो जनरल सी मतभेद ही होगी। अब देखिए, पार्टी भी सिर्फ अपने धर्म की जो है गुणगान कर रहा होता है, तो ऐसे पार्टियों को जिता के क्या फ़ायदा जो एक धर्म के बारे में बात करती हूँ। आपको पता ही होगा कि भारत जो है सेकुलरिज्म है, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो मंत्री लोग एक ही धर्म का प्रायोरिटी देने लग जाएं तो जर्नल सी बात है, ऐसे विचारधारा नेताओं को कैसे हम आइडियोलॉजी बना लें, कैसे हम आदर्श बना लें, जिस कारण उसके अंदर भारी विरोध का अंश जन्म ले लेता है। और ये अंश तो लेना स्वाभाविक बात है। कहते हैं भारत में इलेक्शन होती है तो सिर्फ एक धर्म के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सभी धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सबके नेता चाहे जिस मर्जी धर्म से बिलोंग करते हों, अगर उनके विचारधारा अच्छे होते तो उनको वोट देते हैं। लेकिन जब ये नेता बन जाते हैं, जब राजनीति में चले जाते हैं, तब वो उसी धर्म के प्रति जो है अपनी जो है निष्ठा के जगह पर उनके जो है गलत भावनाओं जो है लोगों में पेश करते हैं, जो गलत है। इसे नई नीति अपनाने से पहले उसको लोगों के अंदर प्यार पैदा करना ज़रूरी है और लोगों के अंदर प्यार पैदा करने की सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि जो राजनीतिक नेता है उनको देश के संविधान को समझाना है। अगर राजनीतिक नेता जो हैं देश के संविधान को समझ लेते हैं और ये बात समझ लेते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो शायद आम लोगों को समझने में देर नहीं होगी। और प्रचार के द्वारा अच्छे पक्ष की नीति बताए जाने चाहिए, लेकिन प्रचार में देखा जाए तो एक दूसरे की वो बुराई ही बता रहे होते हैं, जो कि सत्य भी नहीं होता। असमानता का भाव होना चाहिए, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। पांचवी मुश्किल यह है कि परंपरा समाज में ऊंच नीच तथा असमानता के भाव मौजूद होते हैं, जिनको दूर करने में मुश्किलें आती ही है। आधुनिकीकरण तब पूरा होता है जब समानता की भावना आए, तभी आधुनिकीकरण का जो है वास्तविक अर्थ समझ में आता है। लेकिन देखा जाए तो असमानता लाने के लिए अच्छी माहौल पैदा किया जाए। समानता लाने के लिए माहौल जो हो वो अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। पर राजनीतिक पक्ष का विकास धीरे हो रहा होता है, तो कहते हैं बहुत ही अलग बात यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर अगली पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विकास का पीछे रहना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ नेग्लेक्टिव। अगली मुश्किल यह है कि कई बार आधुनिकीकरण को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति द्वारा लाने में यत्न किए जाते हैं, पर राजनीतिक पक्ष का विकास पीछे रह जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो भारत में अनपढ़ता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, लिटरेसी, अनपढ़ता। एक अन्य नई मुश्किल यह है कि लोगों को अनपढ़ता भी आधुनिकीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर लोग अनपढ़ होंगे तब आधुनिकीकरण के रास्ते में रुकावट करेंगे ही करेंगे, और यही भारत में हो रहा है। तो भारत क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ डेवलपमेंट कंट्री रहती? सिर्फ ये अंडर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्यों नहीं है? कारण क्या है? अनपढ़ता। और सरकार अगर आपको ये दिखा रही है, अगर आप रिसर्च करते हो, अगर अच्छा एजुकेशन दिखा रही है, तो समझिए सब गलत है। भारत में एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरा हुआ है। और कोई देश में देखिए एजुकेशन के नाते वो लोग कितने इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं कि हम तो पढ़ने में इतना स्कूलों को सुधार दिए, इतना हेल्थ सेंटर को सुधार दिए, इसलिए हमारा देश बहुत ही चकाचक है। लेकिन जाके देखिए वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। अगला पॉइंट जो आया है हमारे समक्ष बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण के एजेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यही आता है कि राजनीतिक पार्टियाँ, इन पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे पहले इसके संबंध में लोकतंत्र होने की सूरत में राजनीतिक पार्टी का नाम लिया जाता है और यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी देती है तथा उन्हें राष्ट्रीय भावना भी भरती है। देखिए कहते हैं एक अच्छा पार्टी का यही दायित्व होती है कि वह जनता में और राजनीतिक शिक्षा अच्छी देते हैं, उनकी राष्ट्रीय भावना भरते हैं सभी लोगों में। लेकिन कहते हैं अगर अच्छे राष्ट्र में अच्छे नेता हों तो ना,
उसके पश्चात अगर हम एजेंट की बात करें तो संचार साधन है। संचार साधन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है इन क्षेत्रों में। संचार साधनों का भी आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी योगदान होती है। भाषा संचार साधनों का विकास भी आधुनिकीकरण लाने वाला महत्वपूर्ण एजेंट होता है। श्रीनिवासन द्वारा साथियों के अनुसार आधुनिक संचार प्रणाली कई स्तरों पर क्रियाशील होते हैं। पहला बहुत ज़्यादा जो संगठित स्पष्ट संरचना वाला मास मीडिया पहले स्तर पर आता है। मास मीडिया जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर गैर रस्मी संचार है और कहते हैं आम प्रचार के साधनों को एकीकृत किया जाता है तथा उनके पेशेवराना रूप लिया जाता है और उसको या तो उन कदारों कीमतों पर चलाया जाता है जो राजनीतिक नेताओं के दी होने पर उसके स्वतंत्र रखा जा सकता है। देखिए ये बात त्रिपान स्टडी सेंटर भी कहता है कि मीडिया हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए और किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस मनाता हूँ तब जब देश के बड़े बड़े लोग जब किसी एक ही न्यूज़ चैनल के वर्षगांठ पे जाए तो इसका क्या अर्थ निकलता है। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि वो न्यूज़ चैनल उसी की ही तारीफ़ करते हैं, उसी के ही गुणगान गाते हैं। ये भारत में अक्सर देखने को मिलता है कि सामान्य लोग बड़े बड़े नेता एक ही न्यूज़ चैनल पर जाते हैं उसका उद्घाटन करने के लिए या उनके सालगिरह पर। क्यों? क्योंकि उनसे उनको ममता होगी या उनसे कुछ फ़ायदा होगा और ये भारत में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है। आप न्यूज़ पे ही देख लीजिए, कहते हैं कि हम जाति धर्म हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी को धर्म के बारे में हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, वो भी मीडिया पे। लेकिन न्यूज़ वाले देखिए वो कभी भी बातें करते हैं उनके पिछड़ी जाति के वहाँ वोट अधिक मिलते हैं, वहाँ मुस्लिम कैटेगरी के वोट अधिक मिलते हैं, वहाँ पर गुज्जर लोग अधिक रहते हैं, वहाँ आदिवासी का रहता है, वहाँ पर यादव बहुत वोट मिलते हैं। अरे क्या धर्म के नीचे नाम पे आप वोटिंग मांग रहे हो सभी से? ये नहीं कह सकते भारत के नागरिक हैं, ये समझदार हैं, ये वोटिंग करेंगे अपने नेता को जो सही होंगे। तो न्यूज़ वाले भी हो गए ना उसी टाइप की। न्यूज़ हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी एक सरकार की गुणगान नहीं गाना चाहिए। कई न्यूज़ तो ऐसे हैं जो एक ही नेता के पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के। तो कैसे मैं कहूँ कि मास मीडिया कम्युनिकेशन सेक्टर आज़ाद है? ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हमारा मास जो है ये कहते हैं अगर मीडिया अगर स्वतंत्र है तभी देश प्रगति है। क्योंकि मीडिया जो है जनता को आईना दिखाती है, सरकार को आईना दिखाती है, जनता को भी दिखाती है, सरकार को भी दिखाती है और वास्तविक हकीकत से परिचित कराती है। आम जनता के जो बात सुनती है वो मीडिया है। सरकार सुने चाहे ना सुने लेकिन मीडिया ज़रूर सुनती है। तो मीडिया हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, तभी कोई देश आज़ाद हो सकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नेता। अब नेता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी लीडर। देखा जाए तो आधुनिकीकरण का साधन नेता भी हैं। आधुनिकीकरण का साधन जो है नेता भी हैं। नेता लोग भी अपने प्रचार के द्वारा आधुनिकीकरण लाते हैं और इस संबंध में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय आदि का उदाहरण भी दी जा सकती है। जनरल सी बात है, नेताओं ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, इसका हम नकार नहीं सकते। राजा राम मोहन राय ने, आपको पता ही होगा, सती प्रथा जो हमारे समाज का सबसे कुप्रथा थी, उनके कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने जो है इसको अवैध घोषित कर दिया। बेशक लिए अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन ये अंग्रेज के कारण ही संभव हुआ। अगर अंग्रेज शायद नहीं होते तो भारत में जो सती प्रथा की जो रीति चलती आ रही थी वो शायद ख़त्म नहीं होता। और महात्मा गांधी की विचारधाराओं के कारण जो पिछड़ी जाति थी उनको आज सम्मान के जो है कसौटियों पर नहीं बैठ पाती। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शिता के कारण देश आज एक नहीं हो पाता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे देश में एकता लाने में। लेकिन आजकल के नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में लगे रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगली अगर बात हम करें पॉइंट की, तो क्रांतिकारी नेता, रिवोल्यूशनरी लीडर्स। क्रांतिकारी नेताओं भी आधुनिकीकरण लाने में जो भूमिका निभाते हैं, उनको मुश्किलों की ज़रूरत आती है पर उनको प्रभाव नहीं करते। कहते हैं जो अच्छे नेता होते हैं वो आधुनिकीकरण नेताएं होते हैं जो क्रांतिकारी लाते हैं हमारे समाज में, और उनको हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनको जो है अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसे नेताओं को मैं सलाम करता हूं जो देश को महान बनाते हैं। यदि तुर्की का आधुनिकीकरण हुआ है
तो इसका ताज कमाल तथा तुर्क के सिरे पर है, क्योंकि ऐसे नेता हमेशा आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए भारत का यहाँ नाम नहीं आया, यहाँ कमाल और तथा तुर्क के आया, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी नेताओं के कारण देश चरम सीमा पे पहुँचा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रावधान है। कोई इंडिया नाम की पार्टी बनाता है तो कोई भारत जो इंडिया को ही चेंज नाम कर देता है, भारत कर देते हैं। तो कैसे बनेगा बात, कैसे बात बनेगा हमारे देश में? हमारे देश में तो कहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग अवसर के तलाश में रहते हैं, मौके के तलाश में रहते हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। अरे ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं चलता है राजनीति। राजनीतिक में प्रत्येक व्यक्तियों की बोलने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्तियों को आगे आने का अधिकार है। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरे की बातों पर मत ध्यान दो, दूसरे की बातों से कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं दूसरे की बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्वयं ही अच्छे हो, तो डरते क्यों हो? अगली बात करें फौज। फौज तो आपको पता है कि देश का सुरक्षा गार्ड है। आधुनिकीकरण के संबंध में फौज भी बहुत ही सहायक होती है। कई देशों में तो फौजी सरकार ही स्थापित हो जाती है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फौजी सरकार है, म्यांमार ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर फौजी सरकार होती है, जो लोगों पर थोड़ी बहुत सख्ती करके आधुनिकीकरण की तरफ ले जाती है। श्रीनिवासन और साथियों के अनुसार संचार के कम विकसित देशों को जो है हथियारबंद फौज बहुत ही ज़्यादा महत्व वाली और सामाजिक और राजनीतिक संस्था सिद्ध होती है। वास्तव में ये परिवर्तन के अधीन समाज का वातावरण भी होता है जो फौज के रोल को निश्चित करता है। तो जनरल सी बात है, फौज को जो है इन्हीं चीज़ों में जो है निश्चित करता है। अगली पॉइंट हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। कहते हैं अफसरशाही आधुनिकीकरण में सहायता होती है। जब कम विकसित देशों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आते हैं तब प्रशासन के ऊपर भी भार पड़ता है और उनके कार्य में वृद्धि भी होती है। ऐसी स्थिति में अच्छे प्रशासन ही देश को आगे ला सकते हैं। प्रशासनिक संगठन, प्रशासकीय कार्यविधि और प्रशासकीय मानव शक्ति का सरकार में तथा प्राइवेट सेक्टर में ठीक किस्म का होना काफ़ी सीमा तक इस बात को निश्चित करता है कि विकास योजना में सैद्धांतिक तौर पर ठीक है न हो, यानी सिद्धांतिक तौर पर ठीक न हो और व्यवहार में भी ठीक ही सिद्ध होगी। जनरल सी बात है, अफसरशाही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो जो है पढ़े लिखे होते हैं, महत्वपूर्ण पद पे होते हैं और उनका विचारधारा जो है सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन अफसोस आज हम आधुनिक युग में देखें तो अफसर लोग भी जो है अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, आम गरीब बंदों की तरफ कभी ध्यान नहीं देती। और मुझे ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्वयं ही समझदार हो। आगे है श्रम। अन्य साधनों की तरह श्रम का भी आधुनिकीकरण में अपना रोल होता है। मशीन तब तक बेकार होती है जब तक उसको चलाने वाला श्रमिक सुयोग्य और कुशल न हो। सुयोग्य श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं। जनरल सी बात है, आधुनिकीकरण करके भी आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसको चलाने वाला कुशल श्रमिक न हो। अब कुशल श्रमिक कैसे बनेगा जब शिक्षा का स्तर गलत है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। अगली अगर पॉइंट पे बात करते व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन। व्यापार संघ भी आधुनिकीकरण का कारण बन जा सकते हैं। उपरोक्त लेखकों के अनुसार वह शिक्षक तथा समाज सेवा के काम के हाथों में लेती हैं तथा इस प्रकार सामाजिक एकीकरण में सहायता भी होती है। मजदूरों को एक जगह इकट्ठा करने से उनमें एकता भी आती है। तो व्यापार संघ भी काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है, जो कि ज़रूरी है। अगला पॉइंट हमारे समक्ष जो है शिक्षक योजनाबंदी। चलिए देखते हैं शिक्षक योजनाबंदी में क्या कुछ है। देखिए शिक्षक योजनाबंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल प्लानिंग, शिक्षक योजनाबंदी भी आधुनिकीकरण का मुख्य साधन रहा है। जो शैक्षिक योजनाबंदी का शिक्षा के क्षेत्र में जो है घूमने वाले नेता भी आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। वह विज्ञान तथा पेशेवराना शिक्षा के अच्छे प्रबंधक द्वारा आधुनिकता लाते हैं। देखिए अच्छा नेता होगा तो आधुनिकता लाएगा ही लाएगा और वो देश को भी अच्छा चलाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षा द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगर आधुनिक किस्म का ज्ञान आम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं तब जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। जनरल सी बात है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आधुनिकीकरण के अगर किस्म आम लोगों तक नहीं पहुंचता है तो इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता है। और ये बात हमेशा मैं कहता हूं कि जो आधुनिकीकरण में हो रहा है इसका फ़ायदा आम लोगों को होना ही चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ साहूकार और बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है या बड़े बड़े नेता को होता है। आम लोगों तक तो इसका फ़ायदा पहुंचता ही नहीं।
नए नए कामों की सिखलाई देने के लिए कई प्रकार के प्रबंधन किए जाते हैं और ये सिखलाई शिक्षा संस्थानों द्वारा की जाती है और यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों को सही शिक्षा सही ज्ञान देना शिक्षक संस्थानों का दायित्व रहता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य साधन भी दर्शाए जा सकते हैं तो सारे साधनों को जो है मिलनसार रूप में कार्यशील होने के साथ ही आधुनिकीकरण भी लाता है। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़रूरी थी एग्ज़ाम व्यू से और हमने इस टॉपिक में इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। हमारा यहाँ चैप्टर जो था आधुनिक राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जर्नल सी बात है, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।